तो प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में, जिसमें हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान संबंध को लेकर। भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले एक दशक से तनाव चला आ रहा है। बीच बीच में कोशिशें रहती है कि संबंध सामान्य हो, पर कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसके चलते ये कोशिशें सिरे नहीं चढ़ पाती। ऑपरेशन सिंदूर ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया था। पहलगाम आतंकी हमला उसकी वजह था। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भारत सरकार का स्टैंड है, दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, महज स्थगित हुआ है। अर्थात तनाव को लेकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात है। इन सब के बीच में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था सिंधु जल संधि को स्थगित कर देने का। इसको लेकर भी तनाव अभी तक व्याप्त है। अभी हाल ही में पाकिस्तान से खबरें आ रही थी कि अगर पानी रोका गया तो खून की नदियां बहा देंगे। ऐसे तनावपूर्ण वातावरण के बीच आज खबर आई कि भारत और पाकिस्तान के 117 प्रतिष्ठित लोगों ने संयुक्त रूप से एक पत्र लिखा है। यह पत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को संबोधित है। इस पत्र के माध्यम से ये चाहा गया है कि भारत और पाकिस्तान एक बार फिर संबंधों को सामान्य करने के लिए बातचीत की शुरुआत करें। द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस पत्र में 61 भारतीय नेताओं के या सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के और पाकिस्तान की 56 विशिष्ट हस्तियों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। अब इस पत्र के आने के बाद लोग अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं। भारत की जहां तक बात है, इस पत्र पर प्रतिक्रिया काफी कड़ी महसूस हो रही है सरकार की। सरकार का मानना है कि यह देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कराने की कोशिश है। भारत से जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं उन्हें अमूमन मोदी सरकार विरोधी के तौर पर देखते हैं। फारूक अब्दुल्ला हैं, मनोज झा हैं, महबूबा मुफ्ती हैं। ये सारे वो नाम हैं जिनको मोदी सरकार के विरोधी के तौर पर पहचाना जाता है। अब ऐसे हालात के बीच ये सवाल अपने आप में लाजमी हो जाता है कि क्या इन दो पड़ोसी मुल्कों के बीच हालात इतने ही तनावपूर्ण रहेंगे या नए सिरे से फिर से बातचीत की कोशिश होनी चाहिए। हमने जैसा कि जिक्र किया कि पहले भी कोशिशें होती रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के दौर में भी ऐसी बातचीत की कोशिश हुई थी, पर हर कोशिश के बाद कुछ ना कुछ तनाव हो जाता है। अब मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे तब उन्होंने नवाज शरीफ को आमंत्रित किया था शपथ ग्रहण में। उम्मीद की थी कि संबंध नई ऊंचाई को छुएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अचानक लाहौर भी पहुंच गए थे नवाज शरीफ से मिलने के लिए। इसकी भारत में काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन ये सारी कोशिशों पर पानी फिर गया जब उरी का अटैक हो गया, पठानकोट का अटैक हो गया, और तब से जो गाड़ी पटरी से उतरी तो उतरी हुई है। अब इस नई कोशिश को दोनों देश के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोग कैसे देख रहे हैं, इसी पर हम बात करते हैं। भारत पाक खस्से मिटेगी खटास, ये हमारा विषय है। हमारे साथ इस अहम विषय पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रखर नेत्री हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, सांसद रही हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ उज़्मा कारदार हैं, पाकिस्तान की राजनीति है, वहां से सांसद रही हुई हैं। राणा अली जोहेब जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही निपुण आलम बायन जी जो विदेश मामलों की जानकार है। चर्चा की शुरुआत सुनीता जी से करते हैं। और सुनीता जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पत्र के संदर्भ में, संबंध सुधारने की कोशिश के तहत यह पत्र आया है या कुछ और कोशिश के तहत यह पत्र आया है? हिमांशु जी, देखिए, जैसा कि अगर आपने जैसा अभी बताया भी है विस्तार से कि अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं, अगर हम जो है देखिए, जब भी कभी कोई बात होती है तो हमें जरूर उसमें इतिहास में भी जाना जरूरी होता है। तो हमने कितनी बार आपने देखा होगा कि कोशिश की कि हमारे जो है हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ जो है वो संबंध अच्छे बने, और जो ये दक्षिण एशिया जो जगह है यहाँ पर शांति बहाली हो अच्छे तरीके से। और समय समय पर हमारे जो नेता हैं हमारे, चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, चाहे हम माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात करें, उन्होंने समय समय पर ये कोशिश भी की है, अपनी तरफ से पहल की है बल्कि, कि वहां पर जो है हमारे इस इलाके के अंदर शांति की बहाली हो और दोनों पड़ोसी देशों के अंदर संबंध जो है वो अच्छे बने। लेकिन आप ये देखिए कि वहां से पलट के क्या आया। तो अभी हर हर चीज की कोई लिमिट होती है, बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है। तो अभी भी आप ये देख रहे हैं कि अभी भी जो है, चाहे हम आतंकवाद की बात करें, जिस तरीके से जो पहलगांव के अंदर जो हुआ,
और उसके बाद जो है हमें ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो है वो सभी हमारे जो सैनिक के अधिकारी हैं उन सबको जिस तरह की उन्होंने डायरेक्शन दी, तो आप ये देखिए कि आप किस तरह से हम ये मान के चलें कि ये देश जो है पाकिस्तान जो है किसी भी तरीके से या किसी भी कीमत पर जो है वो शांति चाहता है। और इसके बाद अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो जल का सिंधु जल का जो विवाद है उसमें भी जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल आप ये देखिए कि उनके मंत्रीगणों ने किया कि अगर लगाया तो हाथ काट दिए जाएंगे, तो देखिए तो चूड़ियां तो भारत ने भी नहीं पहनी है। तो इसलिए हमें जो है हम देखिए भारत का रवैया आपने देखा होगा जी। कि मोस्टली हम लोग जो है शांति प्रिय हैं, हम लोग कभी किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई अगर हमें छेड़ता है तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं। तो यही नीति जो है वो भारत की है। और मुझे लगता है कि ये जो है जब तक की पहल वहां से नहीं होगी, क्योंकि हम कितने ही ऐसे आपको उदाहरण दे सकते हैं कि जिसके अंदर जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में चाहे हम जो बसेस की सेवा जो है मुजफ्फराबाद से लेकर वहां तक जो है जो कश्मीर के बीच में जो चली थी, चाहे हम उसकी बात करें, चाहे ट्रेन की बात करें, कितना जो है एक यातायात को हमने सुगम बनाने की कोशिश की, कितना जो है ये कोशिश की गई कि आपस में जो है वो व्यापार ठीक तरीके से चले, आपस में जो है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आप ये देखिए कि खुद स्वयं जो है वहां पर जाकर 2015 के अंदर एक सरप्राइज विजिट करके और किस तरीके से जो है वहां पर सबको चौंका दिया था। तो ये इसीलिए था कि हमारी सबकी ये कोशिश थी कि जो जो दोनों पड़ोसी देश हैं और जो है उनके अंदर शांति की बहाली हो, उनके अंदर आपस में प्यार हो, प्रेम हो, उनमें खेल का वातावरण जो है वो और बढ़े, व्यापार आपस में और ज्यादा बढ़े। तो क्यों ना हम पॉजिटिविटी की तरफ सोचते हुए आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। लेकिन बदले में हमें उरी मिलेगा, बदले में हमें पहलगांव मिलेगा, बदले में हमें पुलवामा मिलेगा। तो एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, तो उसके बाद और नहीं, बस और नहीं। बस और नहीं। सुनीता जी का साफ कहना है कि हालात हैं कहाँ। राणा साहब, पाकिस्तान में क्या नजरिया है? यह पत्र को कितनी गंभीरता से पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान के राजनीतिक क्षेत्र में लिया जा रहा है? क्या पाकिस्तान वाकई इच्छुक है बातचीत के संदर्भ में, अच्छे रिश्ते के संदर्भ में? खून बहाने की बात हो रही है, वो साथ में कह रहे हैं कि बातचीत हो जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। काफी दिन बाद आपके दर्शन हुए हैं और मैं बड़ा खुश हूँ, खास तौर पर इस एक मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। जी। वजह यह है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक दो चार बातों का जवाब सुनीता जी की बातों का भी देना है, लेकिन वो मैं बाद में देता हूँ। जी। पहले ये जो आपने गुफ्तगू की है कि वहां पे क्या एक नजरिया है, तो नजरिए का तो मेरा ख्याल है कि इस खत के जरिए ही आपको पता चल जाना चाहिए था कि 61 लोग जो हैं वो भारत की तरफ से हैं और रिमेनिंग जो बंदे हैं या रिमेनिंग जो लोग हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान से बाकायदा तौर पे मौजूद हैं। कल जब ये लेटर सामने आया तो जो सिग्नेटरी हैं पाकिस्तान की जानब से, मेरे उनमें उनमें से को तीन चार लोगों से मेरी बजाते खुद गुफ्तगू भी हुई। अच्छा, गुफ्तगू से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों ने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं वो कितने क्रेडिबल हैं दोनों तरफ से। जी। तो मैं चूंकि अपनी तरफ से बात करूंगा तो आप ये देखिए कि उसमें एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर शामिल हैं, फिर उसके बाद एक साबिक सेनेटर मौजूद हैं, फिर उसके बाद एक भारत में ही हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं, सफीर रह चुके हैं, वो भी उसमें शामिल हैं। फिर उसके बाद जो एक बड़े सहाफी हैं इम्तियाज आलम, जो सेफमा को भी चला रहे हैं, साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन जो है, वो भी इसमें शामिल हैं। फिर सो ऑन और भी बड़े एक अहम नाम हैं। तकरीबन ये कुल मिला के 117 लोग बनते हैं जिन्होंने ये लिखा है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पे अगर तो आप मेरे से मेरी जाती राय नहीं, पूछें एज थोड़ा मैं इसे एक पत्रकार के नजरिए से आपकी टिप्पणी चाहता हूं। हिंदुस्तान में जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया था कि वो हैं, प्रमुख नेता हैं, पर वो यहां पर जो छवि रखते हैं वो सरकार विरोधी छवि रखते हैं। मतलब राजनीति के अंतर्गत पक्ष और विपक्ष होता है, तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग या सत्ता पक्ष के समर्थक के तौर पर देखे जाने वाले लोग ऐसे किसी आग्रह में शामिल नहीं दिख रहे। दिख वो लोग रहे हैं जो इस सत्ता के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, दुश्मन नहीं है, प्रतिद्वंदी है। पर पाकिस्तान में जिनके हस्ताक्षर हैं वो सत्तारूढ़ दल के सहयोगी हैं या वो भी सत्तारूढ़ दल की खिलाफत की सियासत में ही सक्रिय रहते हैं।
नहीं, डॉक्टर साहब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि खुर्शीद महमूद कसूरी जो इसके सिग्नेटरी हैं, जिन्होंने इसके ऊपर साइन किए हुए हैं, वो एक्स फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त पावर में मौजूद है, आसफ अली जरदारी आपको मालूम है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। एक सिंध सूबा है, उसमें उनकी हुकूमत है। इसके अलावा वो नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पे हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग जिन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं वो हमारी करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, जी हुकूमत के खिलाफ हैं, या उनका जो एक तरीकेकार है, या इस वक्त वो हुकूमत के खिलाफ जाके उन्होंने ये काम किया है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, किसी सूरत भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि ये वो नहीं है, इसमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जिस जो हमें ये इस चीज के ऊपर हम कह सके कि ये उसके खिलाफ है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। जो स्टेप लिया गया बहुत अच्छा है, इसको पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बढ़ेगा क्यों नहीं, ये बात करनी बड़ी जरूरी है जी यहां पे। सुनीता जी ने कहा जी हम पाकिस्तान के ऊपर क्यों ट्रस्ट करें। इन्होंने उड़ी का आपने जिक्र किया, पहलगाम का आपने जिक्र किया, पुलवामा का जिक्र किया, ये सारा कुछ हो गया। तो चलते चलते मैं आपको ये देता हूं कि अजीत दोवल साहब हैं जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उठते हैं बैठते हैं तो वो ये कहते हैं कि मुझे बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इतने बड़े नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैसे ओहदे पर बैठा एक शख्स ये कहे कि मुझे पाकिस्तान का एक सूबा अलग करना है, तो क्या हमें या पाकिस्तान के पास कोई जवाब बचता है कि हमें भारत के इस किस्म के पॉजिटिवली लिए गए स्टेप के ऊपर हमें एतबार करना चाहिए। मुझे तो ये लग रहा था कि शायद सुनीता जी जो है वो हमारे पाकिस्तान की जो हमारी सोच है वो खुद की बना के उसको बता रही हैं कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक चीज उड़ी का आपने जिक्र किया, पठानकोट का आपने जिक्र किया। डॉक्टर साहब आपको याद होगा कि पठानकोट के बाद पाकिस्तान से एक तफ्तीशी टीम गई थी भारत में, जिन्होंने ये कहा था कि हम आपको तहकीक करके बताते हैं कि ये इसके पीछे कौन था और ये हमला जो है वो किसने किया था। लेकिन भारतीय हुकूमत ने उनको जो जाए वकुआ है यानी इंसिडेंट का जो जगह है उस पर को विजिट करने की इजाजत ही नहीं दी, उन्होंने एक्सेस ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो एक लंबी डिबेट है। फिर उसके बाद पहलगाम हुआ, उसके बाद पुलवामा हुआ, उसके बाद पहलगाम हुआ। जब पहलगाम हुआ 22 अप्रैल को, तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, जब भारत की जानब से इल्जामात लगने लगे, तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें मुलविस नहीं है। जी सेकेंडली, अगर आप समझते हैं कि हम इसमें मुलविस हैं, तो आप किसी भी थर्ड पार्टी से यानी किसी भी तीसरे मुल्क की एजेंसी से ये तहकीकात करवा लीजिए। अगर वो कहते हैं, उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान इसमें मुलविस है, हम आपकी बात मान लेते हैं। चौथी बात, जंग कभी भी पाकिस्तान ने शुरू नहीं की है। वो जी चाहे ये अब मई 2025 9 मई वाला वाकया हो, 27 अप्रैल को क्या हुआ, 30 अप्रैल को क्या हुआ, 5 मई को क्या हुआ, 7 मई को क्या हुआ, शुरुआत जब भी हुई है भारत की जानब से हुई है। जंग की मैं बात कर रहा हूं, जंग की बात कर रहा हूं। जी तो हम जब जंग शुरू करने वाले नहीं है, लेकिन शुरू हो जाए तो फिर ऑब्वियसली खत्म करने की बात तो किसी ना किसी ने तो करनी है, और जो पाकिस्तान करता है। तो ये दोनों तरफ की हुकूमतों को इस तरफ ये सोचना होगा। दूसरी बात, तीसरी बात और आखिरी बात, डॉक्टर साहब, मीडिया के ऊपर, हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर बैठ के कुछ तज्जिया निगार, बल्कि मीडिया की पूरी कैंपेन्स जो हैं वो इस सूरत में चलती हैं कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह से कोई भी स्टेप किसी पाकिस्तान और भारत के हक में नहीं उठाना। आप ये बात करते हैं कि जी आपके ही तजिया मेजर गौरव आर्या की मैं बात करता हूं, वो बैठ के ये कहता है जी हमें बलूचिस्तान में आर्मी को चाहिए, रॉ को चाहिए कि वो बीएलए को सपोर्ट करें, और वो कर रहे हैं। उनको फंडिंग दें, उनको पैसा दें, उनको असला दें, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी और पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म की फिजा है उसको बरकरार रखें। अब ये ऑन दी रिकॉर्ड बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये अगर आपका रिसर्चर चाहे तो ये स्टेटमेंट्स निकाल के दे भी सकता है। तो लिहाजा उसके बाद अभी करंटली जो कश्मीर के अंदर हमारे आजाद कश्मीर के अंदर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, मुजफ्फराबाद से हमने 5 लोग गिरफ्तार किए हैं, पूरे 5, जिनके ये बयानात हैं कि हमें बारामूला में मौजूद भारतीय आर्मी का एक कर्नल है जो हमारे साथ राब्ते में है, और वो हमें फंडिंग दे रहा है कि आपने कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर आपने इस तरह के मामला करने। तो दोनों तरफ से जब तक भारत खासतौर पर बलोचिस्तान
अफगानिस्तान के थ्रू केपीके, और उसके बाद जो हमारे पाकिस्तान के बाकी ये जो शहर हैं वहां पे दहशतगर्दी को सपोर्ट करना बंद नहीं करते हैं, तो तब तक हुकूमती लेवल पर इसके ऊपर जो सोच विचार है वो नहीं हो सकता है। वो नहीं हो सकता। तो लेकिन राणा साहब, बड़ी रोचक बात है, हमने अपनी बातचीत में बताया कि भारत से जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं वो यहां की सियासत में विपक्ष की भूमिका में दिखते हैं, पर पाकिस्तान में जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। मतलब पाकिस्तान की हुकूमत बातचीत शुरू करने की इच्छुक है। हमारे साथ में उजमा कारदार जी जुड़ी हुई हैं। उजमा जी, ऐसे तनावपूर्ण हालात में क्या ऐसा कारण हो गया कि पाकिस्तान की सत्ता भारत के साथ एक बार फिर बातचीत के पक्ष में आ गई? थोड़ा बताइए। जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। ये जो खत आप दिखा रहे हैं जी, ये अभी मेरी नजर से गुजरा है। थोड़ा सा अगर मुझे बता देंगे कि इस खत में क्या खास जो आप बात कर रहे हैं, ताकि मुझे पता हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये खत आया है। तो कॉन्टेक्स्ट तो ये है कि भारत और पाकिस्तान के 117 हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ को पत्र लिखा है कि दोनों देशों के मुल्क की बेहतरी के लिए आप लोग एक बार फिर से बातचीत शुरू कीजिए। अब पाकिस्तान से तकरीबन 56 लोग हैं जिन्होंने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पूर्व विदेश मंत्री भी शामिल हैं। तो आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया जिसके चलते इस बातचीत की जरूरत महसूस की जा रही है जो 10 साल से बंद है? उजमा जी, देखिए, बात सारी ये है कि हमारा जो ये खिता है ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, और यहाँ पे जो है हमारे 4-5 ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं जी। अब अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में अमन हो और जो इंसान जो है और जो ह्यूमैनिटी है वो तरक्की करे, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप डिफरेंसेस जो हैं उनको दूर करें और आपस में जो है को एग्जिस्ट करने की कोशिश करें। आपको मैं यूरोप की मिसाल देती हूँ कि वहां पे जंगो जदल कई साल चली, लेकिन अब वहां पे बॉर्डर्स भी उस तरह से नहीं है। सारे ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ ताउन भी करते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं, और एट द सेम टाइम वो सॉवरन भी हैं। तो दोनों तरफ मेरे ख्याल में गुर्बत के अंबार आपके इंडिया में भी हैं, हमारे भी बहुत लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हम लोगों को जो इतना ज्यादा पैसा हम को लगाना पड़ता है डिफेंस के ऊपर, वही अगर पैसा जो है आपस में अगर रवाबत ठीक हो जाए, और सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में इस तरह से अगर मामलात बेहतर हो जाए ममालिक के दरमियान, तो जो रिसोर्सेस हैं हर मुल्क के पास वो लोगों की फलाह बहबूद पे लग सकते हैं, उनके लिए स्कूल बन सकते हैं, उनके लिए आप हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। ये सब तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने व्यापक दृष्टिकोण से सोच रही हैं, पर जिन लोगों के ऊपर सैकड़ों लोगों की हत्याओं के आरोप हैं, जो गंभीर किस्म के आतंकी हमलों में शामिल हैं, वो अगर आपके मुल्क में सरकारी सुरक्षा के साथ रहेंगे तो बातचीत के लिए हालात कैसे बनेंगे, कैसे वातावरण बनेगा बातचीत का? अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में आइडेंटिफाई हो रहा है कि आतंकी ठिकानों पे ये हमले हुए, वो नाम जिनके विषय में बताया जाता है कि ये तो यहाँ नहीं है और वो वहां पाए जाते हैं, क्या कहेंगे आप? थोड़ा बंद कर दें। आपके जो मीडिया है वो हर वक्त आपकी सरकार के बैक एंड कॉल पे होता है। आपकी सरकार जो भी प्रोपेगेंडा करना, खास तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ वो जो जहर उगलना है, वो मजबूरन आप लोगों को वो करना पड़ता है। और हर चैनल मैं देखती हूँ कि वही कर रहा होता है, एक वो पॉइंट दे देते हैं, फिर सारे चैनल जो है वो उसी के ऊपर लगते हैं। हम पाकिस्तान में ऐसे नहीं करते हैं। आप लोगों का तो ये हाल है कि आपकी इलेक्शन भी होती है तो वहां पे भी एक पाकिस्तान को एक वो इशू बना लेते हैं और वो उससे वोट लेने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के आप हमेशा पाकिस्तान पे इल्जामात लगाते हैं, अब तो पूरी दुनिया पे वाज़ेह हो गया है कि
जो टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है वो सबसे ज्यादा तो भारत है। खालिस्तान का जो हम देखते हैं कि मामला पूरी दुनिया में, कनाडा में किस तरह से उसको वो उनके ट्रूडो साहब ने उसको उजागर किया फ्लोर ऑफ द हाउस पे, फिर अमेरिका में कमाल है उजमा जी, ओसामा बिन लादेन मारा पाकिस्तान में जाता है और एक्सपोज भारत हो जाता है। कमाल की दलील है आपकी। जी सुनीता जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? हिमांशु जी, मैं तो बहुत हैरान हो रही हूँ उस्मा जी की बात को सुनकर। देखिए, ये जो जिस तरीके से बात कर रही हैं, चाहे हम देखो लश्कर तैयबा की बात करें, चाहे हम जो है हिजबुल की बात करें, जितने भी जो आतंकी जो संगठन है वो अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। वो ऐसे ऐसे आतंकवादी जो हैं, मसूद अजहर की बात करें, हाफिज सईद की बात करें, कि आप लोग को मालूम होगा कि जिस तरीके से वहां पर सरकार का संरक्षण उनको मालूम जो है वो प्राप्त है, और जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। कारगिल के युद्ध की मैं बात करना चाहूंगी, राणा जी बात कर रहे थे, कारगिल के युद्ध को हम भूले नहीं है। तो ये सब बातें जो है कब तक बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि हम पहले छेड़ते नहीं है, और उसके बाद लेकिन भारत जो है इस बात को भी जो है बिल्कुल सही तरीके से जानता है कि अगर कहीं से किसी भी तरह का कोई हमला होगा तो उसका जो है किस तरीके से जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है, वो जवाब देना भी वो देना हमें आता है। तो मैं आखिरी टिप्पणी के लिए निपुण जी आपके पास आता हूं। पत्र आ गया, अच्छी बात, पर आपको लगता है कि अभी हालात है, अभी ऐसा वातावरण बना है कि बातचीत शुरू हो सकती है? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं उनको जवाब देना चाहूंगा। 26/11/2008 की घटना के बाद जब हमने पाकिस्तानी अजमल कसाब को पकड़ा था तो उसमें लश्कर तैयबा की बड़ी भूमिका थी। हमने पूरा मैटर यूएन को दिया, लश्कर तैयबा को बैन किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी की लिस्ट में मौलाना मसूद अजहर, इसके अलावा हाफिज सईद, लश्कर तैयबा और साथ में जैश ए मोहम्मद आज भी यूएन की लिस्ट में शामिल हैं। इसमें कोई लुकी छिपी बात नहीं है। दूसरी बात ये करें, अभी जो बात बोल रहे थे डोवाल साहब की, डोवाल साहब का स्टेटमेंट ये था कि अगर 26/11 जैसी घटना को आपने अंजाम देने का सोचा तो आप बलूचिस्तान खो सकते हैं। ये एक रणनीतिक चेतावनी थी। और मैं समझ सकता हूं कि पाकिस्तान के लोग रणनीतिक, डिप्लोमेटिक इस बात को समझते नहीं है, इन शब्दों को मायने पता नहीं है। अब देखिए उजमा जी लगातार इनकी भाषा ऐसे लगती है मुझे जैसे किसी पाकिस्तान के जलसे में पाकिस्तान की जनता को भाषण दे दिए। ये एक इंटेलेक्चुअल बात कभी करती नहीं, मैं कई बार जीवन में बैठ चुका हूँ। अब रही बात इस चिट्ठी का, देखिए चिट्ठी का जो कारण है जो भारत की ओर से लिखा गया, हमने सही विश्लेषण किया। और उसका कारण क्या था कि हमारे जो सरसंघचालक सरकारेवा जी हैं, दत्तात्रेय जी, जब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में सब लोग उजमा कदार जैसे हैं, मुनीर जैसे हैं, या शहबाज शरीफ जैसे हैं, जोहल जैसे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहां पर अमन प्रस्त हैं, तो उनसे बातचीत होनी चाहिए। उसके काउंटर में कि जो भारत की वोट बैंक पॉलिटिक्स को साधने के लिए इस प्रकार के पत्र भारत की ओर से लिखे गए, ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन ये भारत की बात है। खुद हमारे विदेश सचिव विवेक मिश्र जी का बयान आ चुका है कि ये जो पत्र है ये निजी पहल है, सरकार का से कोई लेना देना नहीं है। ऑलरेडी 2 टॉक्स बैक चैनल हो चुकी हैं, उसमें भी भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी के थ्रू हुआ है थाईलैंड और अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले कोलंबो। एक बयान, अब ये मेजर गौरव आ रही है, मेजर गौरव आ रही है पहले सेना में थे, आज तो हमारे तो सिविलियन है। कोई भी कुछ भी कहेगा तो इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट मान लेंगे। मतलब कमाल तो इनकी मानसिक स्थिति देखिए, इनको पत्रकार होने के बाद भी इनको ऑफिशियल स्टैंड नहीं पता भारत का। भारत ने कभी नहीं, और भारत ने तो हमेशा तोड़ा है 47, 65, 71, 99 और अब भी तोड़ रहे हैं। और पहल किसे 47, 65, 91, 99, 71 किसने पहल की थी भूल गए। आज तो हमने डिफेंसिव के जगह अग्रेसिव हुए हैं तो इनको हाय तौबा मचने लगी है। भारत ने कभी नहीं चाहा पाकिस्तान के टुकड़े हो। पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, अपनी वजह से हो रहा है। बांग्लादेश इनकी वजह से अलग हुआ, अब खैबर पख्तूनख्वा होगा, बलूचिस्तान होगा। और यकीन मानिए हिमांशु जी, मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ समय देखिए सिंध का भी मामला शुरू होगा इनके यहाँ। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी बातचीत के निचोड़ पे जाएं तो अभी हालात ऐसे नहीं है जिसमें बातचीत शुरू होने की उम्मीद ही जाग सके। उम्मीद इसलिए नहीं जाग रही है कि विश्वास का संकट है। जब तक विश्वास के लिए हालात नहीं बनेंगे तब तक बातचीत निरर्थक ही रहेगी। और निरर्थक बातचीत में भारत सरकार क्यों समय जाया करेगी, और शायद पाकिस्तान सरकार भी क्यों। बेहतर होगा पहले हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हम दोनों एक दूसरे के देश के वजूद को मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं। अगर हमें एक दूसरे के वजूद से ही एतराज है
तो किसी बातचीत की जरूरत ही क्या है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सदा प्रणाम।